सो वेलकम बैक टू दी डिस्कशन। हम जहाँ पे डिस्कशन को छोड़ के गए थे ब्रेक पे, वहीं से इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे थे, बहुत सारी बातें हमने उसमें डिस्कस की, कई सारी चीज़ों को हमने समझा इस क्वेश्चन के थ्रू। ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने से ऐसा नहीं कि सिर्फ वो क्वेश्चन ही सॉल्व होता है, हमारे बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। और अच्छे कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा जो सोचने का स्कोप है वो काफी बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया, बहुत सारी चीजें भी डिस्कस कर ली, बट फिर भी मैंने आपसे बोला था कि कुछ बातें और भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है? तो उन बातों का डिस्कशन करते हैं। सो लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन। इस डिस्कशन को वापस शुरू करते हैं। सो देखिए, एक दो क्वेश्चन पूछे हैं लोगों ने, मैं उसका जवाब देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सराज थैंक यू, चलो गुड। बिपन आप पूछ रहे हैं सर एमजी ना लेते तो ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल होता। देखो, अगर आप एमजी नहीं लेते, जैसे क्वेश्चन में हमने वेट नहीं लिया, जैसे हॉरिजॉन्टल अगर बनाते हैं हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो डायग्राम तो हॉरिजॉन्टल नहीं बनता है। डायग्राम तो प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम है ना। स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल भी होता तो मुझे इनिशियल प्रेशर तो 200 दिया हुआ है ना, मुझे इनिशियल प्रेशर तो 200 दिया हुआ है ना, तो वो इनिशियल प्रेशर mg को बैलेंस नहीं कर रहा होता, P नॉट इंटू ए को बैलेंस कर रहा होता, यानी फिर सराउंडिंग में भी प्रेशर 200 किलो पास्कल होता। तो यही तो जवाब हो सकता है ना। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाता, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाता, तो हॉरिजॉन्टल बनाने में, आप समझो मेरी बात, हॉरिजॉन्टल इसको बनाने में जो प्रेशर यहां है जो प्रेशर यहां है, यहां जो प्रेशर है, स्प्रिंग की कोई फोर्स है नहीं, तो वही बाहर का प्रेशर होता। फिर वही बाहर का प्रेशर होता, तो यानी आउटसाइड प्रेशर ही इतना होता कि वो 200 किलो पास्कल के बराबर होता। बट ग्राफ ऐसे ही बनता, ग्राफ में कोई फर्क नहीं आता। आप हॉरिजॉन्टल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते तो आपका P नॉट इंटू ए P1 इंटू ए के बराबर होता, आपका P नॉट इंटू ए P1 इंटू ए के बराबर होता, और इसकी वैल्यू दी है 200, तो P नॉट ही 200 हो जाता। ठीक, खैर अब देखते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि कोई ये भी सोचता है, कई लोग ये भी सोचते हैं इस क्वेश्चन में कि सर इसको पॉलीट्रॉपिक मान के कर लें क्या, पॉलीट्रॉपिक मान के कर लें क्या इस क्वेश्चन को। ये मैं आपको बता रहा हूं जो जनरल डाउट्स आते हैं लोगों के, जो जनरली लोगों के डाउट होते हैं कि सर इसको पॉलीट्रॉपिक मान के कर ले क्या। सेकेंड पार्ट में वर्क निकालना है सर, और वर्क निकालना है तो P1 V1 भी पता है और P2 V2 भी पता है हमको। तो सर ऐसा करते हैं, P1 V1 टू द पावर n लिख देते हैं एंड इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n लिख देते हैं। अगर हम P1 V1 टू द पावर n लिखें और P2 V2 टू द पावर n लिखें, तो यहां से n निकाल लेते हैं सर, क्योंकि P1 V1 पता है, P2 V2 पता है हमको। भाई फाइनल प्रेशर तो फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, n निकाल लेते हैं। और एक बार अगर n निकाल लिया हमने, तो वर्क लिख लेते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। इसको अगर आप लिखोगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा किलो जूल। अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो मुझे बता दो, n की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस समथिंग में आ रही होगी। n की वैल्यू क्या आ रही है और वर्क कितना आ रहा है, अगर किसी ने निकाला है, ऐसे करके किसी ने n निकाल के सॉल्व किया है तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम यहां देखें सिचुएशन, तो हमें 1 और 2 के बीच में वेरिएशन कैसा है, ये क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है। क्वेश्चन में दी गई जानकारी से पता चल रहा है कि 1 से 2 एक लीनियर वेरिएशन है, एक लीनियर वेरिएशन है 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 एक लीनियर वेरिएशन है, और 1 से 2 जो वर्क आएगा वो इसके नीचे का एरिया होगा, जो कि हमने निकाला भी 13 किलो जूल आया। जब आप ऐसे लिखते हो, जब आप ऐसे लिखते हो तो आप क्या कर रहे होते हो
आपको इनिशियल पॉइंट पता है, आपको फाइनल पॉइंट पता है, आप इनिशियल से फाइनल पाथ निकाल रहे होते हो, यू आर कैलकुलेटिंग द पाथ, आप पाथ निकाल रहे होते हो। तो आप पाथ निकाल रहे हो, आप ये फाइंड आउट कर रहे हो कि 1 से 2 किस रास्ते से गए। अरे रास्ता तो क्वेश्चन में क्लियर है, क्वेश्चन के डेटा से क्लियर है, लेकिन जब हम n खुद निकालते हैं, तो हम रास्ता निकाल रहे होते हैं। अब दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट कर्व्स पास कर सकते हैं, दो पॉइंट से इनफाइनाइट कर्व्स पास कर सकते हैं। तो कर्व कोई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई कर्व हो सकता है, ये भी 1 और 2 के बीच में से पास कर रहा है। भाई कोई कर्व आपको अगर 1 और 2 पता है और आप n निकालने लगे तो क्या आपको नहीं लगता कि 1 से 2 के बीच में कोई स्मूथ कर्व फिट करने लगे हैं आप? अगर आप 1 से 2 के बीच में कोई स्मूथ कर्व फिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इस कर्व के नीचे का जो एरिया है, इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो वर्क होगा। और अगर ये कर्व एक्चुअल वेरिएशन से थोड़ा डेविएटेड आया तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग आ जाएगा। अगर जो कर्व हमने निकाला, भाई आपने n निकाल लिया, तो n निकाल लिया मतलब कोई कर्व फिट कर दिया ना आपने दो पॉइंट्स के बीच में, pv टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, उससे जब आपने वर्क निकाला तो थोड़ा सा अलग आ सकता है। यह तरीका सही है कि नहीं है? देखो, जब भी कभी आपको 1 से 2 कैसे गए ये क्वेश्चन से ही पता लग रहा हो, क्वेश्चन में दी गई जानकारी से ही यह पता लग रहा हो कि 1 से 2 कैसे पहुंचे, जब भी आपको क्वेश्चन में दी गई जानकारी से यह पता लग रहा हो, आप खुद से रास्ता मत निकालो, खुद से पाथ मत निकालो, 1 से 2 का पाथ खुद से मत निकालो। आप जब भी कभी आपको यह पता लग रहा हो क्वेश्चन की जानकारी से, आप खुद से मत निकालो उस चीज को। मेरी बात समझते हो? खुद से कब निकालना चाहिए, यानी ऐसा कब करना चाहिए? ऐसा तब करना चाहिए अगर क्वेश्चन में मुझे P1 V1 दिया है, P2 V2 दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ बोल दिया P1 V1 ये है, P2 V2 ये है, अब बताइए वर्क कितना होगा? क्वेश्चन में बोल दिया P1 V1 ये है, P2 V2 ये है, अब बताइए वर्क कितना होगा? तो मुझे ऐसे ही करना चाहिए, कि P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता, क्वेश्चन में कुछ और दिया ही नहीं है। तो जब क्वेश्चन में कुछ और दिया ही नहीं है, रास्ता हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? आपको समझ में आती है ये बात? तो देखो, यहां पे इसको समझो आप कि जो वर्क है उस वर्क को निकालने के लिए हम ये रास्ते से तब जाते हैं जब हमें रास्ता नहीं पता है। मतलब ये तरीका तब यूज करते हैं जब रास्ता नहीं पता, कि 1 से 2 कर्व कैसा है ये पता नहीं है, तब ये जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन की जानकारी से पता है कि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर वेरिएशन है, या कोई कर्व और दिया हुआ है, या जानकारी मिल रही है, तो ये सब नहीं करते आप, तभी आप ये सब नहीं करते, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया कि P1 V1 है, P2 V2 ये है, वर्क बताओ, अब कुछ पता ही नहीं कि 1 से 2 पहुंच कैसे रहे, तो 1 से 2 कैसे पहुंच रहे हैं इसके लिए कोई कर्व निकाला जाता है पहले, फिर उसका आंसर लिखा जाता है। अब एक और बात, कई लोगों को यह लगता है कि सर ये लीनियर फंक्शन है तो ये P इक्वल टू K इंटू V लिखा जा सकता है, तो P V टू दी पावर -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यह कहना गलत है। अगर स्प्रिंग लगा है तो P V टू दी पावर -1 कहना गलत है। देखो क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप इक्वेशन देखोगे, प्रेशर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। लीनियर फंक्शन का मतलब यह नहीं होता कि कांस्टेंट नहीं है साथ में। जैसे मैं समझाता हूं एक बात, और इसको नोट की फॉर्म में भी लिखोगे, देखो सबसे पहली बात यह है अगर प्रेशर लीनियर फंक्शन दिया होता है, जैसे अगर बोला जाए इफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर बोला जाए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम,
तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो P इज इक्वल्स टू K इंटू V लिख सकते हैं। कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहां जो कांस्टेंट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है साथ में। बट अगर बोला जाए प्रेशर इज अ लीनियर फंक्शन, है तो ये भी लीनियर फंक्शन, लेकिन जब क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है तो एक ऐसा लीनियर फंक्शन बनता है, यानी पावर 1 का फंक्शन बनता है, जिसमें साथ में कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, साथ में कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए इफ P इज लीनियर फंक्शन ऑफ V, अगर प्रेशर लीनियर फंक्शन है वॉल्यूम का, तो आपको P इज इक्वल्स टू A इंटू वी प्लस B, ये कांस्टेंट भी जोड़ना है, ये कांस्टेंट भी जोड़ना है। और जब यहां फिर आप वॉल्यूम से डिवाइड करते हो, तो अगर लीनियर फंक्शन दिया है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि PV टू द पावर -1 कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां भी वेरिएबल आ जाता है। देखो, PV टू द पावर -1 को कांस्टेंट नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये A प्लस B बाई V है, जहां पे V क्या है? वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रबल सिंह, बड़े आपके उच्च विचार हैं जी, बड़े ऊंचे विचार हैं। आप कह रहे हैं सर पिस्टन का मास और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो निगलेक्ट मान लेते हैं ना, मान ही लेते हैं ऐसा। कहां से पढ़ते आए हो भाई ये सब? और अगर ऐसा कुछ पढ़ते आए हो तो सारे अपने पुराने विचारों को त्याग दो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, जिसमें वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो जो हम यहां क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विक्की आपने निकाला है 13.11 और -0.67। ठीक है, तो ये -0.67 आता है, ये जो वैल्यू है ये विक्की ने निकाला है, -0.67 आया है उनका आंसर, और 13.11 है। इसको वेरीफाई भी कर लेना। विनयशील गौतम, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ एक बार और ब्रीफ कर देते। मुझे लगता है आप लेट ज्वाइन किया है आपने। क्यों विनयशील जी, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? नोट पॉइंट को दोबारा ब्रीफ कराने के लिए कह रहे हैं। मुझे लगता है ब्रेक के बाद थोड़ा लेट आए हैं आप क्लास में।
देखिए फर्स्ट पॉइंट जो नोट का है उसमें मैंने बोला अगर क्वेश्चन में कभी दिया हो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो हमें P इक्वल टू के इंटू वी या A इंटू वी लिख सकते हैं। आगे जो कांस्टेंट है वो लिखने की जोड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको दिया हो प्रेशर लीनियर फंक्शन है वॉल्यूम का तो आप कांस्टेंट को इग्नोर नहीं कर सकते जब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना दिया जाए। लीनियर है ये दिया है, सिर्फ कांस्टेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको P इक्वल टू A इंटू वी प्लस B लिखना पड़ेगा, आप कांस्टेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द डिस्कशन। देखिए वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और उन क्वेश्चंस के थ्रू हमने कुछ चीजें समझी भी। तो मेरी समझ से तो मैंने यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था ताकि आप थोड़ा इसमें जूझो, थोड़ा अपना एफर्ट करो और फिर हम उसको डिस्कस करें। आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, मैं आपको होमवर्क में देता रहूंगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन से हमारा बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए हमने डिस्कशन स्टार्ट किया एनर्जी एनालिसिस का। एनर्जी एनालिसिस में हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया फिक्स्ड मास एनर्जी एनालिसिस का। फिक्स्ड मास एनर्जी एनालिसिस में हमने वर्क को डिस्कस किया। सबसे पहले वर्क वेरियस प्रोसेस में भी समझा, हमने पीवी डायग्राम बनाना भी समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि पीवी डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो डिस्कशन किया उस डिस्कशन में हमने बातों को अप्लाई किया है, क्वेश्चन सॉल्व किए। एक छोटी सी बात को, छोटे से टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम है रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। वेरियस प्रोसेसेस को रियलाइज करना, यह समझना कि ये प्रोसेसेस कैसे हो सकती हैं। वेरियस प्रोसेसेस को रियलाइज करना, यह समझना कि ये प्रोसेसेस कैसे हो सकती है। तो देखते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया कि कांस्टेंट प्रेशर हो रहा होगा अगर स्प्रिंग नहीं है। हो सकता, मैंने वैसे थोड़ी बात समझाई, बट हो सकता इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम हो। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि अब कांस्टेंट प्रेशर हो रही है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम हो रही है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, इसके बारे में एक डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो एक हेडिंग लिखेंगे हम नेक्स्ट जो हेडिंग हम लिखेंगे वो है रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, जो वेरियस प्रोसेसेस हैं उनको रियलाइज कर रहे हैं कि कैसे हो सकती है। रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, ये हेडिंग है। रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, एक एक करके हम प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे रियलाइज कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस में हम स्टार्ट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस से, फिर मैं आपको कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, इसके बारे में भी बात बताऊंगा। ठीक है, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम के से अगर हम स्टार्ट करें, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में बहुत कुछ समझना नहीं होता हमको। क्वेश्चन में अगर रिजिड कंटेनर दिया है, रिजिड का मतलब क्या होता है, गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है। क्वेश्चन में अगर रिजिड कंटेनर दिया है तो रिजिड कंटेनर से हमें क्लियर हो जाता है कि प्रोसेस कैसी रही होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम रही होगी प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास डिस्कशन की जरूरत नहीं है। डिस्कशन की जरूरत इसमें है, यहां आते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में मैंने क्या दिखाया है, यहां एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखाया है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अंदर कुछ प्रेशर है गैस का, मान लो P इंटू ए है, डाउनवर्ड प्रेशर है P नॉट इंटू ए, पिस्टन का वेट है mg। ठीक है, पिस्टन किसी इनिशियल पोजीशन x तक डिस्प्लेस्ड है, यानी यहां से अगर 0 माने तो x पोजीशन है पिस्टन की। इनिशियली मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम है, यानी कि P इंटू ए बैलेंस कर रहा है P नॉट इंटू ए और mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, हीट करना शुरू किया। इस प्रोसेस के लिए एक पीवी डायग्राम भी बनाएंगे हम, इस प्रोसेस के लिए एक पीवी डायग्राम भी बनाएंगे। तो यहां पे मैंने पीवी डायग्राम भी दिखाया हुआ है, देखो इसको बनाऊंगा, ड्रॉ नहीं है ये, बट इसको बनाऊंगा पीवी डायग्राम को। ठीक है,
अब यहां पे जो पीवी डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, जो पीवी डायग्राम हम बनाएंगे, देखो इसको, अगर आपने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो पीवी कहो या पी एक्स कहो, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम वैसे वैसे बढ़ेगा, तो प्रेशर का एक्स के साथ डायग्राम यहां मैंने दिखाया हुआ है। इनिशियल मान लेते हैं जो प्रेशर है वो 105 किलो पास्कल मैंने लिया है, मतलब 105 किलो पास्कल है, तो इतना प्रेशर है कि जो वेट और पी नॉट इंटू ए दोनों को बैलेंस कर देगा, ठीक है, mg को भी बैलेंस कर देगा और पी नॉट इंटू ए को भी बैलेंस कर देगा, ठीक। अब इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया, इसको जब मैंने हीट करना स्टार्ट किया तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेज टकराएंगे पिस्टन पे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेज टकराएंगे पिस्टन पे। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा तेज टकराएंगे पिस्टन पे तो मॉलिक्यूल के ज्यादा तेज टकराने से प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसी समय ही इसी कंडीशन पे धीरे वेलोसिटी से टकरा रहे थे, तो धीरे वेलोसिटी से जब मॉलिक्यूल टकरा रहे थे तो इतने मॉलिक्यूल टकरा रहे थे कि प्रेशर 105 किलो पास्कल था और mg और पी नॉट इंटू ए को बैलेंस किए हुए था। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, वही मॉलिक्यूल अगर तेजी से हिट करेंगे, वही मॉलिक्यूल अगर तेजी से कोलाइड करेंगे, अगर वही मॉलिक्यूल तेजी से कोलाइड करेंगे तो फिर जो प्रेशर लग रहा है पिस्टन पे वो प्रेशर बढ़ने की कोशिश होगी। जैसे ही प्रेशर बढ़ने की कोशिश होगी पिस्टन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सोचो, नीचे जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ वो उतनी ही है भाई, mg भी नहीं बदल रहा, पी नॉट इंटू ए भी नहीं बदल रहा, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो उतनी ही है। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो जैसे ही बढ़ेगी फोर्स अनबैलेंस हो जाएगी। पिस्टन इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा कि 105 से प्रेशर 150 हो जाए और पिस्टन रुका रहे, पिस्टन इंतजार करता रहे कि ठीक है साहब अभी चलेंगे हम, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करोगे, अंदर प्रेशर जैसे ही बढ़ने की कोशिश होगी, पिस्टन को धक्का लगेगा, पिस्टन ऊपर उठ जाएगा। अच्छा, पिस्टन के ऊपर उठने से क्या होता है? पिस्टन के ऊपर उठने से होता यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो इतनी जगह में बिखरे हुए थे, पहले जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो इतनी जगह में बिखरे हुए थे, तो कुछ मॉलिक्यूल पिस्टन पे टकरा रहे थे। जब पिस्टन ऊपर उठ जाएगा तो जगह बढ़ जाएगी, जगह बढ़ जाएगी तो जो मॉलिक्यूल पिस्टन के हिस्से आ रहे हैं वो मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। तो आपके हीट करने की वजह से टेम्परेचर तो जरूर बढ़ा, यानी मॉलिक्यूल तेज भागने लगे, बट पिस्टन ने क्या किया? पिस्टन को चाहिए इक्विलिब्रियम, पिस्टन को इक्विलिब्रियम चाहिए। आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे, पिस्टन तुरंत ऐसे डायरेक्शन में भागेगा कि इक्विलिब्रियम दोबारा स्टेब्लिश कर सके। आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ही करेगा वो। तो पिस्टन क्या करता है? गैस को एक्सपैंड करा देता है। गैस के एक्सपेंशन से क्या होता है? मॉलिक्यूल ज्यादा जगह में बिखर जाते हैं। मॉलिक्यूल ज्यादा जगह में बिखर जाते हैं तो पिस्टन को जो टकरा रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। पिस्टन पे टकराने वाले मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। तो पिस्टन पे टकराने वाले मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, पिस्टन पे टकराने वाले मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि पिस्टन पे अगर कम मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से जो फोर्स बढ़ी थी वो मॉलिक्यूल कम होने से वापस कम हो जाती है। तो जो प्रेशर बढ़ा था, थोड़ा सा बढ़ा था, वो फिर वापस ड्रॉप हो जाता है। तो होता क्या है कि जब आप हीट कर रहे होते हो तो जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करते हो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, जरा सा बढ़ेगा गैस का प्रेशर, और ये थोड़ा थोड़ा इसी के आसपास रहेगा और पिस्टन मूव करता रहेगा, यानी 105 के आसपास ही रहेगा और पिस्टन मूव करता रहेगा। मान लो प्रेशर बढ़ के 105.01 किलो पास्कल हो गया, मान लेते हैं प्रेशर 105.01 किलो पास्कल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर एग्जैक्ट कांस्टेंट रहा। अरे कांस्टेंट रहा तो फिर पिस्टन मूव क्यों हुआ? पहले भी तो मूव नहीं कर रहा था ना, प्रेशर बढ़ा तभी पिस्टन मूव हुआ। लेकिन सारी प्रैक्टिकल प्रोसेसेस के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ये कहते हैं भाई आप 105 लेके वर्क निकाल दो
या 105.01 लेके वर्क निकाल दो, सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा। इसलिए क्या करते हैं, ऐसी सभी प्रोसेसेस को जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्स वेरी नहीं कर रही होती। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो मैं इसके ऊपर स्प्रिंग लगा दूं तो पिस्टन ऊपर उठेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, बाहर से लगने वाली फोर्स बदल जाएगी, तो क्या गैस का वही प्रेशर बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट होगा? नहीं, गैस का प्रेशर भी बदलेगा फिर, क्योंकि पिस्टन को इक्विलिब्रियम चाहिए। उसी प्रेशर से इक्विलिब्रियम आता हो तो वही मेंटेन करके रखेगा, अगर उसी प्रेशर से इक्विलिब्रियम नहीं आता तो जिस प्रेशर से इक्विलिब्रियम आएगा उसको मेंटेन करेगा, वो उसको इक्विलिब्रियम चाहिए। तो इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कब होती है? पिस्टन फ्री होना चाहिए मूवमेंट के लिए, पिस्टन मूवमेंट के लिए फ्री होना चाहिए, पिस्टन इज फ्री टू मूव, पिस्टन फ्री होना चाहिए मूवमेंट के लिए, ठीक है, पिस्टन मूवमेंट के लिए फ्री होगा। और क्या है, और एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं होनी चाहिए पूरी प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं होनी चाहिए, पूरी प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रोसेस हो जाएगी कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्यों हुई? अगर पिछली सिचुएशन में अगर स्प्रिंग नहीं होता तो समझ आया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्यों होती? अगर इस सिचुएशन में स्प्रिंग नहीं होता तो समझ आया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्यों होती? ये बात समझ में आई ना? तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वेरी नहीं कर रही तो, ठीक है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूं और आपको डाइजेस्ट करने का टाइम दे रहा हूं। नोट में बात मैंने नीचे लिखी भी हुई है, आपको लिखने का भी टाइम दूंगा, बट एक बात का जवाब दीजिए मुझे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन अगर हो तो वो एक्सपेंशन की प्रोसेस होगी कि कंप्रेशन की प्रोसेस होगी? विनयशील, गॉट इट सर, कांस्टेंट, अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एक्सपेंशन की प्रोसेस है या कंप्रेशन की प्रोसेस है?
फाइन। सो एक्सपेंशन होगा। देखो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, अगर कोई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है उसमें हीट ऐड करोगे आप तो एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि हीट एडिशन से प्रेशर बढ़ने की कोशिश होगी, तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा ताकि वो प्रेशर को उतना ही मेंटेन रख सके। एक्सपेंशन करता रहेगा ताकि वो प्रेशर को लगातार उतना ही मेंटेन रख सके। क्यों? एक्सपेंशन से कैसे मेंटेन होता है? एक्सपेंशन से जो मॉलिक्यूल हिट कर रहे हैं वो कम होते हैं। तो इवन दो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आप हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, बट मॉलिक्यूल हीट करने वाले कम होते जाएंगे, तो वो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर सकता है। ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन और वाइस वर्सा। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकाल लूं तो मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं, जो मॉलिक्यूल हिट कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी कम हुई, तो फिर पिस्टन नीचे आएगा ताकि मॉलिक्यूल हिट करने वाले बढ़े और वही प्रेशर मेंटेन रह सके। क्यों प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करेगा? अगर एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हुई तो पिस्टन ऐसे हमेशा मूव करेगा कि वो वही प्रेशर दोबारा ला सके जो प्रेशर बैलेंस कर सकता है पिस्टन को। एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हुई तो वही प्रेशर बैलेंस कर सकता है जो पहले था, तो इसलिए बार बार उसी प्रेशर के आसपास घूमता रहेगा प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल को देखते हैं। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का डिस्कशन एक साथ करते हैं। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। मान लो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन पे मैंने हाथ रखा, और बहुत तेजी से इसको नीचे पुश कर दिया। पिस्टन पे हाथ रखा और बहुत तेजी से नीचे की तरफ पुश कर दिया, यानी कंप्रेशन कर दिया बहुत फास्ट। जब मैं बहुत फास्ट कंप्रेशन करता हूं तो हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं मिल पाता हीट ट्रांसफर का। तो अगर हमने पिस्टन पे हाथ रखा और बहुत तेजी से नीचे की तरफ मूव कर दिया तो बहुत फास्ट कंप्रेशन किया, हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं मिला। अगर हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं मिला तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाएगी, यानी उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। होना तो चाहता है, गैस में एनर्जी आएगी, वर्क की फॉर्म में एनर्जी आए चाहे हीट की फॉर्म में, एनर्जी बढ़ने की कोशिश होगी, गैस की एनर्जी बढ़ने की कोशिश होगी, टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश होगी, बट हीट ट्रांसफर का टाइम तो होना चाहिए कि एनर्जी हीट की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए। तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम समझे तो यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अच्छा, एक और बात, ये इंटरव्यू में भी पूछी गई बातें हैं। एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है तो क्या जरूरी है कि फास्ट हो? क्या जरूरी है कि एडियाबैटिक होने के लिए फास्ट होना जरूरी है? अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए तो आप कहोगे नहीं सर, एडियाबैटिक होने के लिए फास्ट होना जरूरी नहीं है, एडियाबैटिक होने के लिए हीट ट्रांसफर ना हो। तो एक तरीका है कि भाई प्रोसेस इतनी तेज हो जाए कि हीट ट्रांसफर का टाइम ना मिले, एक ये तरीका है ना, कि प्रोसेस बहुत तेज हो जाए ताकि हीट ट्रांसफर का टाइम ना मिले, या फिर आप इंसुलेशन का इस्तेमाल कर दो, उससे भी हीट ट्रांसफर का मौका नहीं मिलेगा, चाहे प्रोसेस स्लो हो चाहे प्रोसेस फास्ट हो। इंसुलेशन लगा दिया तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एडियाबैटिक होने के लिए क्या ये जरूरी है कि प्रोसेस बहुत फास्ट हो, तो आप कहोगे नहीं, ये जरूरी नहीं है। एडियाबैटिक के लिए ये है कि भाई हीट ट्रांसफर ना हो, तो या तो बहुत तेज हो जाए कि हीट ट्रांसफर का टाइम ना मिले, या तो फिर इंसुलेशन लगा दो, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, तेज हो धीरे हो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोथर्मल की। यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। एक तरीका तो ये था, मैंने बहुत तेजी से नीचे की तरफ पुश किया इसको। अब एक तरीका ये है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक चावल का दाना रख दिया, यहां पे एक चावल का दाना रख दिया, फिर एक राइस ग्रेन रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद एक राइस ग्रेन रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद एक राइस ग्रेन रख दिया। कहने का मतलब है पिस्टन पे जो वेट है उसको मैं बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है, धीरे बढ़ाता जा रहा हूं। अगर मैं पिस्टन पे जो वेट है उसको धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं तो क्या होगा,
पिस्टन मूव तो करेगा नीचे क्योंकि वेट बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है, तो जो प्रेशर पहले था वो तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो पिस्टन नीचे जाएगा ताकि गैस कंप्रेस हो, उसका प्रेशर भी बढ़े और इतना पहुंच जाए जितना आपने ऊपर से फोर्स कर दी है, जो फोर्स आपने बढ़ा दी उतना गैस का प्रेशर पहुंचने की कोशिश करेगा ताकि वो बैलेंस रहे। अब जब पिस्टन नीचे मूव करेगा तो गैस का कंप्रेशन होगा, गैस में एनर्जी आएगी वर्क की फॉर्म में, गैस में अगर एनर्जी वर्क की फॉर्म में आएगी तो गैस का टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश होगी, गैस का टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश होगी। लेकिन अब इतना स्लो कर रहे हो कंप्रेशन कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ने की कोशिश होगी हीट ट्रांसफर भी होने लगेगा, बाहर हीट ट्रांसफर भी होने लगेगा। मान लो अंदर टेम्परेचर 25 था और बाहर भी 25 था, तो जैसे ही 25 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ हीट ट्रांसफर का स्कोप बन जाएगा, हीट ट्रांसफर का स्कोप बन जाएगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज हमारा मोबाइल है ये मोबाइल जब हम यूज नहीं कर रहे होते तो गर्म तो नहीं लगता हमको, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज होता रहता है क्योंकि जो हीट जेनरेट हो रही है बहुत स्लो है। हम जब यूज नहीं कर रहे मोबाइल को तब भी इसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रही है, मतलब जो केमिकल प्रोसेसेस है वो चलती रहती है, उससे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज होती रहती है भाई, टाइम वगैरह मेंटेन रखता है, अपने आप को जिंदा रखता है ये तो, लेकिन बहुत स्लो यूज है। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हीट जनरेट हो रही है उसका जनरेट होने का रेट इतना कम है कि वो जनरेट होती है और रिजेक्ट भी हो जाती है बाहर, आपको छू के गर्म नहीं लगता क्योंकि इसमें एक्यूमुलेट नहीं हो पाती। अब भैया फोन पे बात कर रहे हो या इंटरनेट यूज कर रहे हो तो प्रोसेसिंग तेज होती है, तो हीट का जनरेशन तेज होता है तो इससे पहले कि रिजेक्शन बैलेंस कर पाए जनरेशन को, वो एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, इसीलिए आपको पकड़ के मोबाइल थोड़ा गर्म लगता है। जनरेशन का रेट बढ़ जाता है तो फिर इससे पहले कि हीट रिजेक्शन उसको बैलेंस कर पाए जनरेशन के रेट को, थोड़ा सी हीट एक्यूमुलेट होती है, आपको मोबाइल का टेम्परेचर ज्यादा लगता है। तो अगर धीरे धीरे कंप्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे कंप्रेशन हो रहा है तो इतना टाइम मिल जाता है गैस को कि वो हीट रिजेक्ट करके अपने टेम्परेचर को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं। अब ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा सा तो बढ़ेगा तभी तो हीट ट्रांसफर का स्कोप बनेगा, अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता तो हीट ट्रांसफर होता क्यों, क्योंकि पहले भी नहीं हो रहा था अब भी नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होता है और हल्का सा ज्यादा बना रहता है और हीट ट्रांसफर होता रहता है, हल्का सा डिफरेंस रहता है और हीट ट्रांसफर होता रहता है। ऐसी सभी प्रोसेसेस जिसमें कंप्रेशन या एक्सपेंशन बहुत स्लो होता है और आप बाहर से तो कोई हीट वगैरह कर नहीं रहे, बहुत स्लो कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकती है, बहुत स्लो कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकती है, हो सकती है आइसोथर्मल। टेम्परेचर 25 लेके कैलकुलेट करो या 25.01 लेके कैलकुलेट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो स्लो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेसेस कैन बी आइसोथर्मल। अच्छा, क्या फास्ट प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकती है क्या? सोचो, क्या फास्ट प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकती है क्या? सोचिए, क्या फास्ट प्रोसेस भी आइसोथर्मल हो सकती है क्या? सोच के बताइए इस बात को। कैन ए फास्ट प्रोसेस बी आइसोथर्मल? ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मार्क के इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैन ए फास्ट प्रोसेस बी आइसोथर्मल?
बताइए। सो देखिए, सत्य आप कह रहे हैं नहीं हो सकती, शिर भट्टी आप सही कह रहे हैं। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इनफाइनाइट कूलिंग रेट हो जाए तो हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। देखो आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर चेंज ना हो, है ना। अगर मैं एनर्जी फेज चेंज के लिए दूं, जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था तो कैंडिडेट को उन्होंने बोला भी बाद में कि आप पानी उबालते हो तो हीट तो बहुत तेज जा रही होती है, बट जब पानी उबल रहा होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता ना। अगर मैं सेंसिबल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी दूं ही ना, मतलब जो मैं एनर्जी दे रहा हूं, मैं हीट कर रहा हूं या हीट रिमूव कर रहा हूं, अगर वो एनर्जी आपकी सेंसिबल एनर्जी में जाए या आए ही ना, आपकी सेंसिबल एनर्जी से कोई लेना देना ही ना हो तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तेज भी होगा प्रोसेस तेज भी होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। सो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर गैस के लिए कराना है, फेज चेंज के लिए नहीं कराना है, तो स्लो होना चाहिए। इफ द आइसोथर्मल प्रोसेस हैज टू बी कैरीड आउट फॉर अ गैस, it should be a slow process, but isothermal can also be a fast process. Isothermal process एक fast process भी हो सकती है if it is carried for the phase change, अगर ये phase change के लिए carry out कराई जाए तो। Isothermal process can also be a fast process if it is carried out for phase change, अगर phase change के लिए कराई जाए तो ये fast भी हो सकती है, ठीक है। अब मुझे एक और बात का आंसर करिए, आइसोथर्मल हीट एडिशन isothermal heat addition is a process of expansion or compression। सोच के बताओ, isothermal heat addition is a process of expansion or compression। सो एक्सपेंशन, वेरी गुड। देखिए आप सही जवाब दे रहे हैं, विकी, आलोक, एस टी शास्त्री, अभिनव, पूजा, गुड। तो आप सबने सही आंसर दिया है। आइसोथर्मल हीट एडिशन, अगर आप चाहते हो, समझो सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो कि हीट की फॉर्म में एनर्जी देते भी रहो, अगर आप चाहते हो हीट की फॉर्म में एनर्जी देते रहो और ये भी चाहते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो जो एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी फिर वर्क की फॉर्म में बाहर जानी भी चाहिए, तो एक्सपेंशन होना चाहिए। मैं अगर ये चाहूं कि हीट दूं, एनर्जी दूं, और फिर भी चाहता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो अगर मैं किसी गैस को हीट दे रहा हूं तो जब वो एनर्जी उतनी ही बाहर नहीं निकालेगी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो आइसोथर्मल हीट एडिशन टू अ गैस शुड बी अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की प्रोसेस होनी चाहिए। और इसका उल्टा भी सही है, वाइस वर्सा भी सही है। वाइस वर्सा क्या सही है? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, अगर मैं चाहता हूं कि आपसे हीट निकाल लूं फिर भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो उतनी ही एनर्जी वर्क की फॉर्म में आपके अंदर आनी भी चाहिए, उतनी ही एनर्जी आपके अंदर वर्क की फॉर्म में आनी भी चाहिए। तो वर्क की फॉर्म में अगर उतनी ही एनर्जी आएगी तो फिर जितनी एनर्जी जा रही है तो फिर एनर्जी एंट्री और एग्जिट सेम हो जाएगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो ये बातें मैंने नोट की फॉर्म में लिखी हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। अब एक बात सुनो, ये बात तो वैसे समझने वाली है, रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस बात समझने वाली बात है। फिर भी कभी अगर किसी को लगता है कि भाई आगे बढ़ते बढ़ते आप भूल गए हो कुछ बातें, कभी इंटरव्यू में जाना है, कुछ चीजों को आपको रिविजिट करना है,
इसीलिए मैंने क्या किया है, थ्योरी जो बुक है, थ्योरी बुक, उसमें चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में शायद एक टॉपिक है, मुझे याद नहीं है कि चैप्टर कौन सा है, आपको थ्योरी बुक मिली होगी थर्मो की, थ्योरी बुक ऑफ थर्मो, थ्योरी बुक ऑफ थर्मो, उसमें मैंने जो भी डिस्कशन किया है अभी, जो भी डिस्कशन मैंने अभी किया है उसको पॉइंट वाइज लिख दिया है। कौन सा डिस्कशन, जैसे कोई ये भूल गया कि एडियाबेटिक है तो फास्ट होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, स्लो भी हो सकती है अगर इंसुलेशन लगाओ, लिखी है ये बात मैंने, पॉइंट वाइज लिखी हुई है सारी बातें। अगर कोई ये भूल गया मान लो कि आइसोथर्मल है, फास्ट भी हो सकती है अगर फेस चेंज में हो, लिखी हुई है बात। ये बात वैसे तो एप्लीकेशन की बात है, तो इस बात को डिस्कस किया हमने, अप्लाई करेंगे, समझेंगे। फिर भी अगर आपको कभी लगता है कि इंटरव्यू में कभी जा रहे हो, कुछ बात अगर ऐसी है आप भूल गए हो, तो ये थ्योरी बुक में मैंने इसलिए दे रखा है, लिखा हुआ है पूरा, वहां हमारे पास लिखने का स्कोप होता है काफी, तो लिख रखा है मैंने डिटेल में, आप वहां से एक बार देख सकते हो। ठीक, मैंने आपको बता भी दिया कि थ्योरी बुक में थर्मो की दिस टॉपिक इज गिवन, दिस टॉपिक इज गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने है, इसमें से कुछ भी आपको नोट करना है तो कर लो, मैं नोट के पॉइंट्स भी आपको दिखा देता हूं, इसको स्लाइड करके। राघव क्या लॉजिक देते हो भाई, कंप्रेशंस इन हीट एडिशन विल इंक्रीज द प्रेशर एंड इन आइसोथर्मल पीवी कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा, आप कह रहे हो हीट एडिशन प्रेशर बढ़ा देगा, आइसोथर्मल अगर होना है, समझो आइसोथर्मल अगर होना है और हीट ऐड हो रही है तो एक्सपेंशन होना चाहिए, जरूरी है कि एक्सपेंशन हो। तो अगर इसी सिचुएशन में जहां मैंने वेट रखे हैं ना, चावल का दाना है, चावल के दाने उठाने लगो आप, तो प्रेशर गैस का ड्रॉप करता है, प्रेशर कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। फाइन
इसमें नोट कर लो, आपको कुछ लिखना है तो थोड़ा सा मैं और मिनिमाइज कर रहा हूँ सो दैट दिस नोट पॉइंट्स आर ऑल्सो विजिबल टू यू, आपको ये नोट पॉइंट्स भी विजिबल हों, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। इसको नोट करो, एक क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, चैप्टर 1 वर्कबुक का चैप्टर 1, वर्कबुक चैप्टर 1, वर्कबुक चैप्टर 1 ट्राई योर सेल्फ का सेकेंड प्रॉब्लम T2, ये करना है आपको, अटेम्प्ट करो इसको। अच्छा सॉरी, इससे पहले ना एक क्वेश्चन करो, जरा इस बात को अप्लाई करो। सबसे पहले तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जो बात हमने डिस्कस की है इसको अप्लाई करो, वर्कबुक, इसको अप्लाई करो, आपको और अच्छे से समझ में आएगी बात। वर्कबुक चैप्टर 1, चैप्टर 3 सॉरी, वर्कबुक चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 1, वर्कबुक चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो हमने बात की है इसका एप्लीकेशन है, इसमें अभी जो हमने बात की है इसका एप्लीकेशन है। ये करिए, करिए इसको सॉल्व, जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसको अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा स्वराज पांडे आप बता भी रहे, चैप्टर 2 पेज 22। आपकी चैट ना बीच बीच में कई बार रिफ्रेश नहीं होती, तो कभी मेरे को बार बार ना रिफ्रेश करना पड़ता है यहाँ पे, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने मैसेजेस कुछ पूछे हैं वो मिस हो जाते हैं। कल्पेश आपने पूछा है फेस चेंज वाला पॉइंट एक बार और बता दीजिए। तो मैं सबसे पहले तो ये लिख देता हूँ, इन लोगों ने देख के बता भी दिया है यहाँ पे कि थ्योरी बुक में कहाँ दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ। चैप्टर 2 पेज 22 पॉइंट नंबर 2.3.4, चैप्टर 2 पॉइंट 2.3.4 ये टॉपिक है। किसी को देखना हो तो। लोकेश सर मैंने फर्स्ट यूनिट देखा है थ्योरी बुक का, आपने जो पढ़ा है। देखो थ्योरी बुक ना मेरे नोट्स से लिखी गई है, जो थर्मोडायनामिक्स की थ्योरी बुक है वो मेरे क्लासरूम नोट्स से लिखी गई है। तो कुछ साल पहले क्लासरूम नोट्स को लेकर ही थ्योरी बुक लिखी गई थी,
तो इसलिए आपको पूरी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक मिलेंगी। आपको कब क्या देखना है, क्या समझना है, आप उसकी सारी चिंता छोड़ दो। मैं जो बताता जाऊं वो करते जाओ। क्वेश्चन कहीं से भी लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट को समझने के लिए जिस जिस रास्ते से मैं लेके जा रहा हूं उधर उधर से चलते रहो, आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। एक रिवीजन के बारे में देखो थोड़ी बात करेंगे हम। पहले ना सब्जेक्ट अपना थोड़ा आगे बढ़ाएं। ये सब बातें मैं करता रहता हूं, बट बीच बीच में करता हूं। जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ता है, people get more comfortable, so in between we can talk about these things. शिरभट्टे पॉलीट्रॉपिक, अच्छा पॉलीट्रॉपिक के बारे में मैं एक बात बोलनी भूल गया। पॉलीट्रॉपिक यहां नहीं समझा सकता, यह आप समझ नहीं पाओगे। जब हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे तभी पॉलीट्रॉपिक को समझाऊंगा, तो आप उस समय पॉलीट्रॉपिक समझ सकते हो। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कई बार मैंने ये देखा है कि अगर इस टॉपिक को बताने से पहले ये क्वेश्चन कराया जाए जो मैंने समझाया है, तो बहुत ही उल्टे सीधे आंसर आते हैं। लेकिन आप देखो, हमने जो चीज समझी है उसके बाद 99% ऑफ द आंसर जो मेरे पास आ रहे हैं वो सारे सही आंसर हैं। तो अच्छा लग रहा है आपके आंसर्स देख के। देखिए हाँ, यहां देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अस गो थ्रू द प्रॉब्लम हियर। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं। वर्कबुक चैप्टर 3, वर्कबुक चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए समझिए इसको। इसमें यह कहा जा रहा है कि कंसीडर एन आइडियल गैस इन अ फ्रिक्शनलेस सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर असेंबली। तो मान लो एक पिस्टन सिलेंडर दिया हुआ है हमको, वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर, और इस पिस्टन सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखा है। ये बोला हुआ है हमसे कि देयर आर सम वेट्स विच आर ऑलरेडी केप्ट, पहले से ही कुछ वेट रखे हुए। तो ये जो वेट है, ये मान लो इस तरीके के कुछ वेट रखे हैं पिस्टन के ऊपर, स्मॉल वेट्स रखे हैं पिस्टन के ऊपर, स्मॉल वेट्स आर केप्ट। नाउ देयर आर मोर स्मॉल वेट्स, थोड़े स्मॉल वेट्स कुछ और भी है। हाउ वुड यू कैरी आउट रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे कैरी आउट करा सकते हैं। तो रिवर्सिबल की तो चिंता हमें अभी नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, देखो रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी समझेंगे बहुत अच्छे से, बट सेकंड लॉ में समझेंगे। इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही बोल दिया कि रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर का इंतजाम है, तो आपको रिवर्सिबल की चिंता नहीं करनी है, आइसोथर्मल कैसे होगा ये सोचना है आपको। ठीक है। तो एक तो हम ये सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, बट उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो ऑप्शन सही नहीं है उसमें प्रोसेस अगर हो रही है तो हो कौन सी रही है ना। ऑप्शन सही नहीं है मान लो, बट उसमें प्रोसेस कौन सी हो रही है ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखो फर्स्ट का ए अगर आप देखोगे, विदाउट एडिंग और रिमूविंग वेट, यानी ना आप और वेट रखो ना आप वेट हटाओ, रखे हुए वेट को हटाओ मत और वेट आप रखो मत। अगर आप ऐसा करते हो तो प्रोसेस कौन सी होगी ये बताना है। ना रखे हुए वेट को हटाते हैं, ना और वेट रखते हैं, और हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, आप हीट ऐड करते हो। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं करोगे, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं करोगे तो प्रोसेस कैसी होगी, प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर होगी, समझना याद रखना।
आइसोथर्मल में एक्सटर्नल फोर्स चेंज होती है, या तो आप वेट रखते हो, यानी या तो आप कंप्रेशन करते हो, या तो आप वेट उठाते हो, एक्सपेंशन का मौका देते हो गैस को। आइसोथर्मल में हमेशा एक्सटर्नल फोर्स चेंज होती है। पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ता है, हमेशा प्रेशर चेंज होता है आइसोथर्मल में। फेज चेंज के लिए कराई जाए तो फिर वो अलग बातें हैं, बट जब नॉर्मल गैस की बात कर रहे हैं तो आइसोथर्मल में प्रेशर चेंज होता है गैस के लिए, ठीक है। फेज चेंज की बात करेंगे आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में। तो ए है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो ये है कांस्टेंट प्रेशर हीट एच ए का मतलब क्या है, हीट एडिशन। और हीट एडिशन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो तो क्या हो जाता है, वो एक्सपेंशन हो जाता है। कांस्टेंट प्रेशर अगर हीट एडिशन हो तो वो एक्सपेंशन हो जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है वो, ठीक है। अभी हमने लिखा भी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। तो ए हमारा आंसर तो नहीं है, बट प्रोसेस कौन सी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बी विदाउट एडिंग और रिमूविंग वेट, फिर आप ना वेट ऐड करोगे ना हटाओगे, एक्सटर्नल फोर्स को फिर चेंज नहीं कर रहे आप। अगर आप हीट रिमूव करोगे, आप खुद सोचो, अगर आप गैस को ठंडा करोगे तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। अगर आप गैस को ठंडा करोगे तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन HR मतलब, अच्छा एक बात मैं बता दूं, कुछ लोग, वो एक गाना है ना, पता नहीं कौन सा गाना है, उसको कुछ लोग गलत गाते हैं। ये मैंने कई बार देखा है, तो मैंने सोचा आपको करेक्ट बता दूं अगर आप में से कोई भी ऐसा है। वो ऐसे करके कुछ गाना है, 4 नंबर गाड़ी मतलब बदमाशाद क्षेत्र, ये बोलते हैं लोग। वो 4 नंबर नहीं है, वो HR नंबर होता है उसका, उस गाने का जो वर्ड्स है वो HR नंबर गाड़ी, HR मतलब हरियाणा, ठीक है। तो HR, यहां HR का मतलब वो नहीं है, यहां HR का मतलब क्या है, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन जल्दी जल्दी में, जैसे कई लोग उस गाने को बोलते हैं या लिखते हैं कहीं, तो लोग 4 नंबर गाड़ी बोलते हैं, 4 नंबर की गाड़ी, वो नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर HR मतलब हीट रिजेक्शन। आप हीट रिजेक्ट कराओगे तो अभी हमने लिखा कंप्रेशन होगा, इट विल बी अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी, एडिंग वेट ऑन द पिस्टन ट्रांसफर हीट टू द सिस्टम। ऑप्शन सी में हम ये कह रहे हैं कि वेट ऐड किया जाए और हीट भी दी जाए सिस्टम को, वेट भी ऐड किया जाए और हीट भी दी जाए सिस्टम को। देखो, अब अगर वेट भी ऐड किया जाए, ऑप्शन सी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, क्या हो सकती है प्रोसेस ऑप्शन सी में, यह समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप वेट रखो, उससे प्रेशर बढ़ने की कोशिश होगी, है ना, प्रेशर बढ़ने की कोशिश होगी। अगर आपने उतनी ही हीट ऐड कर दी, एग्जैक्ट, कि हीट ऐड करने से जितना प्रेशर बढ़ना चाहिए था उतना ही आपने ऊपर वेट रख दिया, अगर बिल्कुल ऐसा ही आप करते गए तो पिस्टन मूव नहीं करेगा, प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी। यानी इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होने का चांस हो सकता है, ऑप्शन सी में कांस्टेंट वॉल्यूम होने का चांस हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होने का चांस हो सकता है ऑप्शन सी में। फिर से सुनो इस बात को, हीट ऐड कर रहे हो और वेट रख रहे हो, आपके हीट ऐड करने की वजह से प्रेशर बढ़ने की कोशिश होगी, आप वेट नहीं रखोगे तो पिस्टन ऊपर उठेगा ताकि प्रेशर को बैलेंस किया जा सके। लेकिन अगर आपने उतना ही वेट ऐड कर दिया जितना हीट ऐड करने से प्रेशर बढ़ने की कोशिश थी, तो वो रखा हुआ वेट बढ़े हुए प्रेशर को बैलेंस कर लेगा, तो पिस्टन को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बिल्कुल प्रिसाइजली अगर आपने ऐसा किया तभी ऐसा होगा। क्या कांस्टेंट प्रेशर हो सकती है प्रोसेस? बिल्कुल नहीं हो सकती कांस्टेंट प्रेशर। अरे वेट रख रहे हो ना, तो गैस का प्रेशर तो चेंज करना ही पड़ेगा। उस रखे हुए वेट को भी बैलेंस करने के लिए गैस का प्रेशर तो चेंज करना ही पड़ेगा, प्रेशर चेंज होगा गैस का। आइसोथर्मल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप हीट ऐड कर रहे हो, हीट ऐड करने से गैस का टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश होगी, एनर्जी आ रही है गैस के अंदर,
तो आप गैस को एक्सपेंशन में मदद करो ना। आप वेट उल्टा रखोगे, आप वेट उल्टा, देखो आप किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे वेट रखो तो आप उसको कंप्रेशन करने की तरफ जा रहे हो। आप हीट ऐड करो तो वहां से भी एनर्जी देने की तरफ जा रहे हो। अब एग्जैक्टली हो सकता है कंप्रेशन ना हो, जैसे पिस्टन वही रुका रहे, बट आपकी कोशिश क्या है? आपकी कोशिश वेट रख के पिस्टन को नीचे भेजने की है और आप हीट भी दे रहे हो। ऐसे केस में कभी भी नहीं हो सकता आइसोथर्मल। आइसोथर्मल हो ही नहीं सकता, आइसोथर्मल हो ही नहीं सकती प्रोसेस, आइसोथर्मल हो ही नहीं सकती प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल नहीं हो पाएगी प्रोसेस। आइसोथर्मल कब हो पाएगी? जब एक रास्ते से जो एनर्जी दे रहे हो, दूसरे रास्ते से उस एनर्जी के निकलने का इंतजाम करो। अगर हीट दे रहे हो तो पिस्टन को ऊपर उठने में सपोर्ट करो, अगर हीट हटा रहे हो तो पिस्टन को नीचे आने में सपोर्ट करो, नीचे आने में सपोर्ट करो ताकि कंप्रेशन हो। तो आइसोथर्मल नहीं हो सकती। एडियाबैटिक तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हीट ऐड करा रहा है। पॉलीट्रॉपिक का चांस बनता है। अगर इनमें से कोई नहीं हुई तो फिर जनरल प्रोसेस हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकती है और हीट ट्रांसफर भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी में कांस्टेंट वॉल्यूम और पॉलीट्रॉपिक हो सकती है। इट कैन बी ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ऑप्शन सी में इट कैन बी ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी रिमूविंग वेट फ्रॉम द पिस्टन। पिस्टन से वेट हटा रहे हो यानी एक्सपेंशन में मदद कर रहे हो आप वेट हटाओगे तो पिस्टन ऊपर उठेगा, पिस्टन ऊपर उठेगा तो वर्क की फॉर्म में एनर्जी जाने की कोशिश होगी। ट्रांसफर हीट टू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर कर रहे हो। अब ऐसा करने से जरूरी नहीं है कि आइसोथर्मल हो जाए। जब आप ऐसा कर रहे होगे तो जरूरी नहीं है कि आइसोथर्मल हो ही जाए, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आइसोथर्मल हो सकती है। प्रोसेस कैन बी आइसोथर्मल, तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकती है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी पॉसिबल। तो सारे ऑप्शंस में सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है आइसोथर्मल की, सारे ऑप्शंस में सिर्फ यही आइसोथर्मल की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, स्वराज पांडे और संदीप चतुर्वेदी, HR, समझ गया ना बात को? ऐसा आपने देखा है कहीं लोग गलती करते हैं? मैंने तो देखा है। मैंने तो देखा है कि लोग गलती करते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए आई हैव अ मीटिंग फ्रॉम 2 PM, तो हम अब आज का डिस्कशन हम यहीं रोक रहे हैं। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, खूब मेहनत करना, अच्छे से अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को। वर्कबुक के चैप्टर 1 में ट्राई योरसेल्फ 2 का प्रॉब्लम, T2, इसको अटेम्प्ट करना। ट्राई योरसेल्फ 2 का प्रॉब्लम, इसको अटेम्प्ट करना। इसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आपको वर्कबुक का सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कल, बट अगर आपसे सॉल्व ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सॉल्यूशन को भी आप थोड़ा रेफर करो। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को भी आप रेफर करो, ये हम कल डिस्कस करेंगे। सो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, हम कल करेंगे मुलाकात। आलोक कुमार, इफ यू मूव पिस्टन सडनली देन डज दैट प्रोसेस विल बी, नहीं, अगर पिस्टन सडनली मूव करेंगे तो क्वासी स्टैटिक नहीं होगी।
वैभव, हाँ मैं लिखता भी हूँ, चलो सुनाऊंगा किसी क्लास में, कभी आखिरी क्लास में सुनाऊंगा आपको, लास्ट क्लास में। अजय शुक्ला, जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो करना है। अंकित किशोर, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस वर्ड्स। स्वराज पांडे, थैंक यू। ठीक है, बाकी हम डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे।